सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी फुल एक्शन में है। एनसीबी ने रिया के भाई शोविक और मिरांडा को कल रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से पहले दोनों से एनसीबी के अधिकारियों ने करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ की। कई अहम जानकारियां मिलने और कबूलनामे के बाद शोविक और सैमुअल की गिरफ्तारी का फैसला एनसीबी ने सुना दिया। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी की पूछताछ में खुलासा हुआ कि शोविक ने लॉकडाउन के दौरान 1 महीने के ड्रग का स्टॉक खरीदा था। इसके लिए उसने नए पैडलर तलाशे थे। शोविक ने कबूल किया है कि वो अपनी बहन रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदता था। रिया के नाम का खुलासा होने के बाद अब माना जा रहा है कि एनसीबी रविवार को उसे पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। मतलब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस ड्रग रैकेट में नया नाम सामने आया है दीपेश सावंत का। सुशांत के कुक दीपेश सावंत पर आरोप है कि उसने ड्रग्स पैडलर कैजान से ड्रग्स खरीदा था। सैमुअल के साथ भी दीपेश सावंत ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स खरीदने जा चुका है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत की जानकारी के बाद बीती रात ही दीपेश को एनसीबी के अधिकारी दफ्तर ले गए और उससे पूछताछ की। रात भर उसे एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया। माना जा रहा है कि आज उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। शोविक और सैमुअल को एनडीपीएस की धारा 8C, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इन पर ड्रग्स पैडलिंग, खरीदारी और ड्रग्स लेने का मामला बनता है। इसके तहत ड्रग्स की तस्करी या तस्करी का प्रयास करना भी उतना ही बड़ा अपराध माना जाता है जितना अवैध ड्रग्स के साथ पकड़ में आना। इसमें कोई ड्रग्स बरामद होना जरूरी नहीं। शोविक और सैमुअल को गिरफ्तार करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले अधिकारी एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक से खास बातचीत की है। गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सबूत मिलने के साथ ही कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट यही है, लिंकेजेस जहां जहां निकलेंगी, जो नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जैसे ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, नेटवर्क लेयर्ड है, तो डिफरेंट लेयर्स में जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे टॉप पे हो चाहे नीचे हो, सो दैट इज द टारगेट ऑफ एनसीबी होगा। सैमुअल मिरांडा की पत्नी देर रात एनसीबी के दफ्तर पहुंची। 2 वकील भी उनके साथ थे। वकीलों के मुताबिक वो गिरफ्तारी को लेकर पूरी जानकारी लेने पहुंचे थे। अब आज कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। आज सवेरे वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। इसके दौरान वो लोगों ने पूरा जांच किया घर वगैरह, कुछ नहीं उन्हें मिला। ठीक है, वो लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरोगेशन करने के लिए ले आए थे उनको। अभी तक वो वहीं पे हैं। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट की टैलेंट मैनेजर जया साहा से कल सीबीआई ने पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स एंगल पर जया का नाम सामने आया था, जिसमें जया ने सीबीडी ऑयल पर बात की थी। कल ड्रग पैडलर बासित को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 9 सितंबर तक बासित परिहार को एनसीबी की कस्टडी में भेजा। अब एनसीबी बासित से ड्रग्स मामले में पूछताछ करेगी। बासित परिहार का शोविक के घर तक आना जाना था। बासित की मुलाकात शोविक से बांद्रा में एक फुटबॉल क्लब में हुई थी, जहां शोविक फुटबॉल खेलने आता था। वहीं कैजान इब्राहिम भी फुटबॉल खेलता था। बासित ने फुटबॉल क्लब में प्रैक्टिस के दौरान ही शोविक से दोस्ती शुरू की। ड्रग्स डीलिंग की बातचीत यहीं से शुरू हुई। अपने बयान को लेकर शिवसेना के निशाने पर आ चुकी कंगना रनौत ने दावा किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई जाएंगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कल ट्वीट किया, कहा कि जिसमें रोकने का दम हो तो रोक कर दिखा दे। इसके जवाब में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र में ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। पार्टी ने कंगना के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यहाँ तक कह डाला कि मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वाली कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार तक नहीं है। शिवसेना की नाराजगी के बाद कंगना रनौत ने फिर ट्वीट किया, लिखा कि आप कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में ये भी लिखा कि मुझे अपनी कर्मभूमि मुंबई के लिए प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा मुंबई को मां यशोदा की तरह माना है। आखिर में उन्होंने जय मुंबई जय महाराष्ट्र लिखकर भी संबोधन किया है।
शिवसेना की महिला विंग ने कल मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन किया। उनके पुतले फूके और नारेबाजी की। महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में भी शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। औरंगाबाद, अकोला, पुणे और कई अन्य शहरों में भी ऐसे प्रदर्शन हुए। कार्यकर्ताओं का गुस्सा कंगना के उस बयान को लेकर था जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके और तालिबान से की थी। कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कंगना पर हमला करने की धमकी तक दे दी है। सरनाइक ने कहा कि भविष्य में अगर आप मुंबई आओगे और आपके साथ कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में हमें कोई संकोच नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरनाइक के बयान पर संज्ञान लिया है और तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की है। दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज के रोजाना आने के बाद हड़कंप मच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। अब तक कुल 40 लाख के करीब केस आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 18,105 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 8,40,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 2900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं 13 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 68 दिनों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,85,000 के पार हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी वेव को सिरे से खारिज कर दिया है। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। मथुरा में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का तांडव दिखा। 1 घंटे की बारिश हुई तो गलियों में पानी का तेज बहाव दिखा। स्वामी घाट के पास तो एक कार सवार इन लहरों का शिकार हो गया। वो कार में बैठा हुआ था और कार तेज धार में बहने लगी। हालात ऐसे थे कि कार सवार उससे उतर भी नहीं पा रहा था। लोग बेबस होकर बहती कार को देखते रहे। वो चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन बहते बहते कार यमुना नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि कार चालक मौका पाकर फौरन कार से कूद पड़ा और उसकी जान बच गई। भारी बारिश के बाद मथुरा की ऐसी हालत हो गई। शुक्रवार की शाम तेज बहाव में 2 एक्टिवा भी बह गई। एक रिक्शा भी बहता दिखा। हर कोई हालात के आगे बेबस नजर आया। पानी का रौद्र रूप देखकर लोग खौफ में आ गए। यमुना में भी जलस्तर काफी ज्यादा होने की वजह से उसमें बहकर चली गई गाड़ियों को निकालना मुमकिन नहीं हो पाया। वैसे प्रशासन ने गोताखोरों को लगाया है ताकि उन्हें निकाला जा सके। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी कुदरत का कहर बरप रहा है। यहाँ नदियां उफान पर हैं। तेज धारा की एक तस्वीर ऐसी है जो दहलाने वाली है। देखिए कैसे जल धारा के बीच 2 बाइक सवार फंस गए। वो तो शुक्र था ग्रामीणों का जिन्होंने इन युवकों को समय रहते देख लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों युवाओं को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। आखिरकार गांव वालों की हिम्मत की वजह से इन दोनों युवकों को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इस बार बेहिसाब बरसात ने प्रलय की स्थिति ला दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान से पानी की शक्ल में किस कदर परेशानी बरस रही है। नरसिंहपुर में 4 दिनों की बारिश की वजह से फसलों को भयानक नुकसान हुआ है। आसपास के गांव भी पानी पानी हैं। कई जगह लोगों ने गांव छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ली है। मध्य प्रदेश के हरदा में भी पानी ने प्रलय की स्थिति ला दी है। यहां नर्मदा नदी की बाढ़ से प्रभावित जोगा गांव में करीब 1 दर्जन मकान पानी में बह गए। पानी से ही कम से कम 50 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आलम यह है कि लोग बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि संजय सरोवर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से ये हालात बने। महाराष्ट्र के भंडारा में इन दिनों बाढ़ के हालात हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के संजय सरोवर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यहां बेहिसाब बरसे पानी की वजह से कई घर धराशायी हो गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। बेहिसाब हुई बरसात से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो किसानों की हुई है, क्योंकि बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो गई हैं।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। यहां ब्रह्मपुरी तहसील में पानी ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव हैं। हालात ये हैं कि गांव छोड़कर कुछ लोग सड़कों पर शरण ले रहे हैं तो कुछ लोग छत पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोसी खुर्द बांध के 33 दरवाजे खोलने की वजह से इन इलाकों में बाढ़ के हालात बने हैं। रूस के मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की बैठक हुई। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेगो ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा था। चीन और भारत में तनाव के बीच सैन्य स्तर पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही। लेकिन ये मुलाकात अब तक की हाई लेवल मुलाकात हुई। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारतीय राजदूत DV वेंकटेश वर्मा बातचीत का हिस्सा रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में चीन की जमकर खबर ली। राजनाथ ने 4 महीने पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में विवाद वाले तमाम मोर्चों पर चीन को पीछे हटना ही होगा। मई की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। 2 घंटे 20 मिनट की बात में भारत ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। भारत ने अगस्त के आखिर में चीन की सेना की पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के माहौल के लिए भरोसे के माहौल का होना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि राजनाथ ने बात चीन के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में कही थी। इसके बाद की मीटिंग का एजेंडा भी एक तरीके से तय ही हो गया था। चीन भले ही बातचीत की टेबल पर आ गया हो, लेकिन उसके इरादों को लेकर शक बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैठक में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने फिर कह दिया कि विवाद की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह भारत की है। फेंगे यहीं तक नहीं रुके। कल तक जो चीनी रक्षा मंत्री बातचीत के लिए बेताब थे, वो बैठक में कहने लगे कि सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों और दोनों देशों की सेनाओं के संबंध बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। चीन पूरी तरीके से अपने एजेंडे का राग अलापता रहा। रटी रटाई बातें बोलते हुए फेंगे ने कहा कि चीनी सेना अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से आश्वस्त और सक्षम है। चीन ने बैठक में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनफिंग के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि दोनों देशों को मोदी और जिनफिंग के बीच हुई बातचीत के आधार पर विवादों का समाधान करना चाहिए, क्योंकि उस बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति हुई थी। इस बीच अमेरिका ने कहा कि चीन भारत के बीच बॉर्डर पर हालात गंभीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन इस मामले में जरूरत से ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो हम इस मामले में दोनों देशों की मदद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले दलित कार्ड खेला है। फैसला किया है कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार के सदस्य की हत्या हो जाने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए तत्काल नियम बनाएं और वैसे परिवार को लाभ दें। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में अकेले 45 साल और फिर लालू यादव की उंगली पकड़कर 10 साल राज किया, लेकिन आर्थिक विकास के मोर्चे पर उनकी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे वो जनता को बता सके। सुशील मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पूछा कि सोनिया गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर के करीब बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है। मतदान 3 चरणों में हो सकते हैं। कुछ इलाकों में मानसून के देर तक रहने की वजह से बाढ़ की जद में आते हैं, लिहाजा उन इलाकों में सबसे आखिर में मतदान कराने की योजना पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली के बीच 20 दिनों में वोटिंग काउंटिंग की जाएगी। विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य राज्यों में 65 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये घटना एसडीओ ऑफिस के सामने हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद बीजेपी समर्थकों की बसों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कानपुर में काकादेव अंबिकापुर इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप का प्रयास किया गया। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग को पहले शराब से नहलाया और फिर रेप का प्रयास किया। पीड़िता ने जब थाने जाकर मामला दर्ज कराने की कोशिश की तो आरोपों के मुताबिक थानेदार ने भी लड़की से अभद्रता की।
अब लड़की ने एसपी के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार में गया के वजीरपुर में नशे में धुत लोगों ने जमकर तमंचे लहराए। देखिए, एक समारोह में डीजे की धुन पर शराब के नशे में ये लोग हथियार लहरा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में शराब की बिक्री पर रोक है, बावजूद इसके यहाँ ये लोग नशे में झूमते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स जान देने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले हाथ में पेंचकस है और दूसरे हाथ में पत्थर मारकर ये पेंचकस अपने गले में धंसाना चाहता है। बीच में एक होमगार्ड इसे ऐसा करने से रोक रहा है, मगर ये मानने को तैयार नहीं। हालांकि बाद में पुलिसकर्मी आए और इस शख्स को लेकर अस्पताल गए। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गुजरात के दादो से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से सामूहिक रूप से जान दे दी। यहां सोफी दुधियावाला, उनकी पत्नी और 3 बच्चियों ने एक साथ जहर पीकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि दुधियावाला के ऊपर कर्ज था, जिसकी वजह से वो परेशान था। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के खासम खास और खजांची जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने सेशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था और पुलिस तीनों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। हालांकि सरेंडर के बाद तीनों ने खुद को बेकसूर बताया और साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपों के मुताबिक एक पक्ष की महिला के साथ खेत में दूसरे पक्ष के लोगों ने बदसलूकी की, जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने एक कार्बाइन और 3 देसी कट्टा के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पर हत्या और लूट समेत कई तरह के मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी के डर से आरोपी देवघर या रांची भागने की फिराक में थे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार हंगामा हुआ। यहां एसडीओ कार्यालय के सामने ही दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों के बसों में तोड़फोड़ की, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। दोनों कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अकोला में शिव सैनिकों ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। शिवसेना के कार्यकर्ता काफी समय से पानी की टंकी और पाइपलाइन के काम में अनियमितता का आरोप लगा रहे थे, मगर महानगरपालिका की लगातार अनदेखी से नाराज होकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने अंदाज में प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की नकली कीटनाशक भी बरामद की है। पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पकड़ी गई दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इंदौर जिला जेल के जेलर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर इंदौर जिला जेल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला कैदी डांस कर रही है। हैरानी की बात यह है कि महिला कैदी जहां डांस कर रही है, वहीं पर जेलर के कुलश्रेष्ठ भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज में पुलिस ने अवैध असलहों के कारोबार का खुलासा किया है। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में पुलिस ने दबिश के दौरान 2 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 अवैध असलहे और 13 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस की माने तो आशंका है कि इन हथियारों का इस्तेमाल आगामी पंचायत चुनाव में होना था। पुलिस अब अवैध असलहे के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है।
अमेरिका में चुनाव से पहले अमेरिकी शहीदों का मामला गर्मा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शहीदों के अपमान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहानी को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। दरअसल दी अटलांटिक में खबर छपी कि ट्रंप ने कई मौकों पर अमेरिकी सेना के बंधक बनाए गए या मारे गए जवानों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की। 2018 के एक वाक़ये का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप ने अमेरिकी कब्रिस्तान में दफनाए गए अमेरिकी शहीदों को हारने वाला और मूर्ख करार दिया था। ट्रंप ने इसके लिए जो बाइडेन पर निशाना साधा। रूस के विपक्षी नेता नावेल्नी को जहर दिए जाने का मामला इंटरनेशनल हो गया है। जर्मनी ने इसे संगीन बताया है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के प्रवक्ता ने कहा कि इसे नाटो और यूरोपीय देशों के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नावेल्नी को जो जहर दिया गया है वो केमिकल वेपन के तौर पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। रूस की कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित बताया गया है। स्पुतनिक वी के बारे में द लांसेट जर्नल में बताया गया कि ये वैक्सीन सभी परीक्षणों में शामिल किए गए सभी लोगों में एंटीबॉडी भी विकसित की। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी, जिसके बाद दुनिया भर में खासकर पश्चिमी देशों में सवाल उठाए गए। अमेरिका समेत दूसरे देशों ने कहा था कि स्टडी का डेटा उसे सुरक्षित और असरदार करार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।